Hello students, in this video we will revise chapter number 3 from economics and the name of the chapter is poverty as a challenge. Student, इस chapter में हम ये पढ़ेंगे जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया है उसका जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पॉवर्टी, गरीबी. इन अवर लाइफ हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि द पीपल नियर सराउंडिंग अस दे आर पुअर. हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही पुअर होते हैं. दे कुड बी लैंडलेस लेबर इन द विलेजेस. वो गांव में एक लेबर भी हो सकता है जिसके पास कोई लैंड नहीं है. या पीपल लिविंग इन द ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटी. या शहरों में हो सकता है ओवर क्राउडेड जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती है वहाँ रहने वाले लोग. नाउ दे कुड बी डेली वेज वर्कर एट द कंस्ट्रक्शन साइट. या फिर जो दिहाड़ी मजदूर जिसे हम कहते हैं जो डेली काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, कंस्ट्रक्शन वाली साइट्स पर हम देख सकते हैं ऐसे लोगों को. या चाइल्ड वर्कर्स इन दी ढाबास, या ढाबा में काम करने वाले जो बच्चे होते हैं. दे कुड ऑल्सो बी अ बेगर विद द चिल्ड्रन इन द टैटर. या फिर भिखारी भी हो सकते हैं. वी सी द पॉवर्टी ऑल अराउंड अस. हम अपने आसपास गरीबी देखते हैं. इनफैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर. हम ये कह सकते हैं कि हर चौथा इंसान जो इंडिया में, भारत में है वो गरीब है. नाउ पॉवर्टी एज सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट. हमारे जो समाज के जो साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी है वो उस पॉवर्टी को कैसे देखते हैं. यूजली द इंडिकेटर यूज टू रिलेट द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन. तो यहाँ पे दो इंडिकेटर हैं, जैसे दो चीज़ें हम रख सकते हैं जिससे कि हम नाप सकते हैं कि पॉवर्टी कितनी है. एक लेवल ऑफ इनकम, इनकम कितनी है, और दूसरा कंजम्पशन कि कितनी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं. बट नाउ पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर. लेकिन अब अगर हम आज की बात करते हैं तो हम पॉवर्टी को और भी फैक्टर से मेजर करते हैं, जैसे इलिटरेसिटी लेवल कि हमारे यहाँ कितने लोग शिक्षित नहीं हैं. लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन, कितने लोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता है. लैक ऑफ एक्सेस टू दी हेल्थ केयर, कितने लोगों को अच्छी हेल्थ सर्विस नहीं मिलती है. लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, लोगों के पास जॉब की कमी होना. लैक ऑफ एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध अच्छा पानी मिलना. सैनिटाइजेशन, बाथरूम जैसी सर्विसेज. तो इन सारे फैक्टर्स को भी गिना जाता है जब अगर हम पॉवर्टी की बात करते हैं. एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वेनरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन. तो अगर हम पॉवर्टी को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, तो उसमें दो चीज़ें आती हैं. एक तो सोशल एक्सक्लूजन आ रहा है, दूसरा वेनरेबिलिटी आता है. सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है स्टूडेंट, जब हम किसी भी पुअर पर्सन को पूरी तरीके से हम एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं बाहर, उसको कोई भी हम सोशल इक्वालिटी नहीं देते हैं, बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं, तो उसे सोशल एक्सक्लूजन कहा जाता है. तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से पॉवर्टी को कैसे देखा जाएगा कि द पर्सन हु इज़ पुअर, अगर जो इंसान पुअर है तो वह पुअर लोगों के बीच ही में रहेगा और उसको किसी भी तरीके की सोशल इक्वालिटी इंजॉय करने को नहीं मिलेगी उन लोगों के साथ जो कि बेटर, अच्छी जगह पे रहते हैं. सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ अ कॉज एज वेल एज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी. The usual sense broadly it is a process through which the individual or group are excluded from facility. तो हम कह सकते हैं कि सोशल एक्सक्लूजन क्या है. सोशल एक्सक्लूजन एक वो प्रोसेस है, वो तरीका है जिसमें लोगों को और ग्रुप में लोगों को अलग अलग तरीके की फैसिलिटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है. उनको किसी भी तरीके का बेनिफिट, अपॉर्चुनिटी, सुविधाएं और उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं. तो इसे हम सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स यहाँ देखिए दिया हुआ है कास्ट सिस्टम. हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है. इन विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इक्वल अपॉर्चुनिटी. तो कास्ट के हिसाब से हम कुछ लोगों को काम नहीं करने देते हैं, या कास्ट के हिसाब से कुछ चीज़ें बटी हैं कि ये काम सिर्फ इस कास्ट के लोग कर सकते हैं. नाउ वेलरेबिलिटी का मतलब होता है vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain community, say the member of the backward class or individual such as a widow or a physically handicapped person, of becoming or remaining poor in the coming year. तो vulnerability का मतलब है कि हम कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ लोगों को मानते हैं कि वो पुअर हैं और उनके आगे आने वाले समय में उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो पुअर ही रहेंगे. जैसे कि कुछ कम्युनिटीज़ हैं हमारे यहाँ, जैसे बैकवर्ड कम्युनिटी है या माइनॉरिटी कम्युनिटी है, या कुछ इंडिविजुअल जैसे विधवाएं हो गई, या कोई हैंडीकैप अपंग आदमी हो गया, तो फ्यूचर में उसके पुअर होने के ज़्यादा चांसेस हैं. Vulnerability is determined by an option available to different community for finding an alternative living in terms of asset, education, health and job opportunity. Further, it is analyzed on the basis of greater risk these group faces at the time of natural disaster. तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए किसी भी तरीके की कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है,
जैसे अर्थक्वेक है, आ गया भूकंप, आ गया सुनामी आ गई। तो अगर इस तरह की सिचुएशंस आएंगी तो इस कैटेगरी के लोगों के पुअर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन एक स्टूडेंट मेथड होता है जो कि ये पॉवर्टी को मेजर करता है। तो ये किस चीज़ पे बेस है? ये लाइन बेस है आपकी इनकम और कंजम्पशन लेवल पे, कि इनकम कितनी है और हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को। A person is considered poor if his or her income or consumption level fall below a given minimum level। तो एक इंसान को हम पुअर तब कह सकते हैं जब उसकी इनकम और कंजम्पशन लेवल जो है वो काफ़ी नीचे है मिनिमम लेवल से, अगर वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को, ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट मे बी अ कंसिडर्ड पुअर। हो सकता है अमेरिका में अगर किसी इंसान के पास कार ना हो तो उसको पुअर कहा जा सके, लेकिन इंडिया में अगर किसी के पास कार है तो कार किस में आती है? लग्जूरियस आइटम में आती है, महंगी चीज़ों में आती है। पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए इंडिया में मिनिमम लेवल ऑफ फूड, क्लोथ, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट आर डिटरमाइंड। तो अगर हमें पॉवर्टी लाइन को इंडिया में नापना है तो हम क्या क्या देख रहे हैं? खाना, कपड़ा, जूते, पेट्रोल, लाइट हो गई, एजुकेशन हो गया, मेडिकल सर्विस हो गई। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को हम पैसे में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे बाय द प्राइसेस इन रुपी। द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। और अभी जो प्रेजेंट में फॉर्मूला यूज हो रहा है फूड के रिक्वायरमेंट, फूड के लिए, तो वो क्या यूज हो रहा है? कैलोरी के हिसाब से लिया जा रहा है। मतलब हम कितनी कैलोरी एक दिन में खा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम मेजर करते हैं कि हमारा जो फूड रिक्वायरमेंट है वो सही है कि नहीं है। अब वो क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट, द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया। इंडिया में एक हमने एक एक्सपेक्टेड एवरेज कैलोरी निकाला है कि कम से कम एक इंसान को, अगर वो गांव में रह रहा है, रूरल एरिया में रह रहा है, तो 2400 कैलोरी का खाना उसको लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई पर्सन अर्बन एरिया में, शहरों में है, शहर में रह रहा है, तो वो कम से कम 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे, मतलब हर इंसान को पर डे 2100 कैलोरी लेना चाहिए अगर वो अर्बन एरिया में रह रहा है। 2400 कैलोरी यहाँ पे इसलिए रखा गया है रूरल एरिया में, क्योंकि रूरल एरिया में, गांव में लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं। तो ये है आपका एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट अगर हम फूड आइटम की बात करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वे किए जाते हैं स्टूडेंट पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए। तो पॉवर्टी लाइन को पीरियोडिकली, जब हर 5 साल में जब उसका एस्टिमेशन होता है, जब सर्वे होता है, तो इस सर्वे को कराता कौन है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी? पॉवर्टी के कॉजेज क्या है, कारण क्या है? वैसे तो स्टूडेंट पॉवर्टी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सर्टेन रीजंस आर गिवन इन योर बुक। तो वो क्या है? सबसे पहले स्टार्टिंग हो रही है ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से। तब से पॉवर्टी हमारे यहाँ कब से है? इसके पीछे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री भी है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स जो थे हमारे आए, उन्होंने रूल किया और हमारा जितना भी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था, जितना भी हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज थी, उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हमारे पास उस टाइम पे क्या हुआ, हमारा जो ट्रेडिशनल काम था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो एक तो ये कारण बना, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो भी पॉलिसीज़ बनाते थे वो अपनी ग्रोथ के लिए बनाते थे, अपने फ़ायदे के लिए बनाते थे। वो हमारे देश के लिए किसी भी तरीके की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाए। नंबर 2, with the spread of irrigation and green revolution, many job opportunities were created, but the effect were limited to the some part of India। इंडिया में इरिगेशन भी हुआ, फार्मर्स के पास इरिगेशन फैसिलिटी भी आई, ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी चीज़ें भी स्टार्ट हुई, लेकिन अगर हम इसके असर की बात करें तो ये हमारे इंडिया के कुछ ही पार्ट्स में रह गया। इंडस्ट्री बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब, बट दीज वर नॉट इनफ टू ऑब्जर्व ऑल द जॉब सीकर। हमारे यहाँ जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, वो कुछ जॉब तो प्रोवाइड करा पाई हैं, लेकिन सारे लोगों को जॉब उससे नहीं मिल पाई है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन जॉब नहीं मिलती है, तो लोग डिफरेंट टाइप के काम करने लगते हैं। नेक्स्ट रीज़न ये है हाई इनकम इनइक्वालिटी। हाई इनकम इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से क्या है, हमारे यहाँ पॉवर्टी, हमारे यहाँ गरीबी है।
वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है। कुछ लोगों के पास तो बहुत सारी लैंड है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ और भी कारण हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी अभी भी है। मैनी अदर सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी। बहुत सारे सोशल कारण हैं, बहुत सारे आर्थिक कारण हैं जिसकी वजह से हमारे देश में पॉवर्टी अभी भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ रिलीजियस सेरेमनी, धार्मिक बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, और पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। लोग इस तरीके के कार्यक्रम पे, शादियों पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। स्मॉल फार्मर नीड मनी टू बाय द एग्रीकल्चर इनपुट। छोटे छोटे फार्मर्स को पैसे की ज़रूरत होती है ताकि वो सीड्स खरीद सकें, फर्टिलाइजर्स खरीद सकें अपने खेतों के लिए। तो क्योंकि पुअर पीपल्स के पास, गरीब लोगों के पास कोई सेविंग नहीं होती है, तो उनको क्या करना पड़ता है? लोन लेना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। और जब वो ये रीपे नहीं कर पाते हैं तो वो किस में फंसते हैं? कर्ज में फंसते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? इंडेप्टनेस कहा जाता है। एंटी पॉवर्टी मेजर, गरीबी को, पॉवर्टी को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड वेरियस काइंड ऑफ द मेजर। बहुत सारी मेजर्स अडॉप्ट किए हैं। उसमें से कुछ जो मेजर मेजर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किए हैं, सबसे पहले है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट 2005। इसको 2005 में बनाया गया था। इसका एम ये था कि लोगों को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देना है, और हर एक गांव का, रूरल एरिया का घर, और हर एक घर से एक इंसान को इसमें काम मिलेगा। द स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन अ डे। और इस स्कीम ने काफ़ी सारे लोगों को काम दिया। 220 करोड़ पर्सन्स लोगों को काम मिला। और इसमें 1/3 जो आपकी जॉब्स थी वो वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्व करके रखी गई थी। दूसरी आपकी इम्पॉर्टेंट स्कीम है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इसको 1993 में स्टार्ट किया गया था। लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपने आप लोगों को रोजगार दिलाने का काम, इस स्कीम का एम यही था, ताकि एडुकेटेड, पढ़े लिखे, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार यूथ, जो युवा वर्ग है गांव का जो युवा वर्ग है, जो अनएम्प्लॉयड है, जिसके पास कोई काम नहीं है लेकिन वो पढ़ा लिखा है, तो इस तरीके के लड़के लड़कियों को काम, लोगों को काम दिलाने के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था 1993 में। दे हैड हेल्प इन सेटिंग अप द स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो एक तरीके से इसने मदद करी लोगों को छोटे छोटा बिजनेस, इंडस्ट्री को स्टार्ट कराने में। नेक्स्ट स्कीम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसको 1995 में स्टार्ट किया गया था। इस प्रोग्राम का मेन एम था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल एरिया में, गांव में लोगों को सेल्फ अपॉर्चुनिटी क्रिएट कराने के लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट कराया गया था। इसका टारगेट था कि 25 लाख नई जॉब्स को लोगों को प्रोवाइड करानी है। 10th 5 ईयर प्लान, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें 25 लाख नई जॉब्स को स्टार्ट करना है, ये इसका टारगेट था। नेक्स्ट प्रोग्राम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना। इसको 1999 में स्टार्ट किया गया था। और द प्रोग्राम एम, इस प्रोग्राम का एम क्या था? ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिली अबव द पॉवर्टी लाइन। जो गरीब फैमिलीज हैं उनको पॉवर्टी लाइन के ऊपर लेकर आना, बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इस तरीके के पुअर फैमिलीज को पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाने के लिए क्या करना है? उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से नया नया काम सिखाना है, और थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड द गवर्नमेंट सब्सिडी। मतलब बैंक से क्रेडिट लोन मिल गया, गवर्नमेंट से कुछ फ़ायदा मिल गया, और लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपने ग्रुप कर दिया। तो इस तरह की पुअर फैमिली सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगी और अपने आप को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाएंगी। तो इस प्रोग्राम का ये एम था। नेक्स्ट प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लॉन्च इन 2000। इस योजना को 2000 में लॉन्च किया गया था। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट इज गिवन टू द स्टेट फॉर द बेसिक सर्विस। इसमें केंद्र सरकार ने राज्यों को बहुत सारी मदद दी थी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, कि जैसे कि प्राइमरी हेल्थ हो गई, प्राइमरी एजुकेशन हो गई, रूरल शेल्टर मतलब गाँव में घर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर गाँव में सेफ पानी, अच्छा साफ पानी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गाँव में बिजली आए। अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम इज अंत्योदय अन्न योजना। इसके अलावा एक और योजना थी अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें लोगों को एक कम से कम दामों पे लोगों को अनाज पहुंचाने का काम था। तो दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ द स्कीम विच वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। द चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।